बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 23 मार्च और पाकिस्तान में हफ्ते की दोपहर। आज अभी तक की इम्पोर्टेंट खबरें और मेरा तजिया। काफ़ी सारी खबरें हैं, इसलिए रन डाउन की बजाय सीधा खबरों की तफसील की तरफ। लेकिन उससे पहले आपको याद करवाएं कि अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज़ को मौसर बना सकें। पहली खबर की तरफ आते हैं जो कि इस्लामाबाद से है। आज इस्लामाबाद में 23 मार्च के हवाले से एक परेड मुनक्कद की गई। परेड के अंदर शमूलियत और परेड का मुआयना पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ जनाब आसिफ अली जरदारी ने किया। जी हाँ, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ या सुप्रीम कमांडर आप उन्हें कहें, वो परेड ग्राउंड पहुंचे तो थोड़े लड़क रहे थे, शायद तबीयत ख़राब थी। मुझे लग रहा है आजकल उनकी तबीयत ख़राब है। और बहरहाल उन्हें चबूतरे पर लाया गया, उसके पीछे शहबाज शरीफ आए और फिर जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे, पूरी मिलिट्री की लीडरशिप मौजूद थी। और फिर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने सलामी के चबूतरे पर सलामी दी अपने सुप्रीम कमांडर आसिफ अली जरदारी साहब को और उसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब को। लेकिन यहाँ पर यह बताना आपको ज़रूरी है, क्योंकि ये भी खबर का हिस्सा है, कि ये जो सदर पाकिस्तान लड़कते हुए आए, इनको भी चौधरी निज़ामुद्दीन ने ही सदर बनाया फॉर्म 47 और पूरी जालसाजी के साथ। और इसके साथ साथ ये जो वज़ीर आज़म चबूतरे पर आए, इन्हें भी फॉर्म 47 के तहत वज़ीर आज़म बनाया गया और पूरी जालसाजी के साथ। तो इन दो जालसाज़ों को आज जो परेड का मुआयना करने का मौका भी मिला और इन्हें सलामी भी मिली हमारी मुसल्लह अफवाज की तरफ से। ये बेसिकली तो हमारे पूरे के पूरे सिस्टम के साथ ये दो लोगों का वहाँ होना जो है, ये एक सानिया है, मैं यही कह सकता हूँ। क्योंकि हमारे इदारे, हमारी फ़ौज, हमारी परेड, हमारा हमारा तमाम का तमाम जो रिजॉल्व है वो हम सब का है। हम सारे पाकिस्तान की वो इज़्ज़त है, हमारे सारे पाकिस्तान का वो मान है। और हमें ज़ाती तौर पर तकलीफ़ हुई जब ये दो जालसाज वहाँ पर तशरीफ़ रखते थे। इसके तकाबल में अगर आप 2022 मार्च की परेड देखें तो वहाँ पर जो आवाम का इन्वॉल्वमेंट थी उस चीज़ के अंदर, उस वक्त के वज़ीर आज़म के साथ क्या इन्वॉल्वमेंट थी और आज के ये जो जालसाजी के साथ बैठा हुआ वज़ीर आज़म है इसके साथ क्या इन्वॉल्वमेंट थी, वो आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। और आवाम का जो जोशो खरोश था वो भी आप देख सकते हैं टेलीविज़न पर। दोनों तकरीबात को अगर आप कंपेयर करें तो आपको बड़ी आसानी से समझ आएगी कि आवाम किसको सही वज़ीर आज़म समझती है और किसको झूठा वज़ीर आज़म समझती है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रूस से रखते हैं, मॉस्को से। वहाँ पर एक बदतरीन दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है जिसमें 60 से ज़्यादा लोग अभी तक हलाक हो चुके हैं और सैकड़ों में ज़ख्मी हो चुके हैं। जी हाँ, ये एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट हो रहा था मॉस्को के करीब, उसके अंदर ये दहशतगर्दी हुई है। दहशतगर्दी इस तरह से हुई है कि 3 गनमैन जिन्होंने चेहरे छुपाए हुए थे, कैमोफ्लाज थे वो, उन्होंने आकर अचानक हॉल के अंदर जो है वो फायरिंग करना शुरू कर दी। छोटे बम भी फेंके जो वहाँ पर हाजरीन थे उस हॉल के अंदर, म्यूज़िक कॉन्सर्ट के अंदर। इस कॉन्सर्ट के अंदर हज़ारों की कैपेसिटी है और इस वक्त भी इसमें हज़ारों लोग मौजूद थे, क्योंकि पूरा सोल्ड आउट ये फंक्शन था या कॉन्सर्ट था जो भी। और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, बम फेंके, जिसके नतीजे में 60 से ज़्यादा लोगों की अभी तक हलाकत की अपडेट है, सैकड़ों में ज़ख्मी हुए हैं। जो दिमित्री रूस के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर इसमें यूक्रेन इन्वॉल्व हुआ तो फिर उसका सख्त हिसाब लिया जाएगा। दूसरी तरफ यूक्रेन ने कहा है कि ये रूस का अपना ही काम लगता है। यहाँ पर एक और भी इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको पता हो कि 2 हफ्ते पहले ही अमरीकी एम्बेसी ने अपने शहरियों को एक वार्निंग दी थी कि रूस में दहशतगर्दी का वाक़या हो सकता है। कॉन्सर्ट्स और ऐसे तमाम बड़ी तादाद में जहाँ पर लोग मौजूद हों, ऐसी जगहों पर जाने से गुरेज़ करें। इस वार्निंग के 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये टेररिज्म का अटैक हुआ है। रूस इस पर बहुत शदीद नाला है। इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, अभी तक ये नहीं पता चला कि उन तीनों दहशतगर्दों का क्या बना है जिन्होंने फायरिंग करके लोगों को हलाक किया। अच्छा जी, अगली खबर पाकिस्तान से वापस आपके सामने रखते हैं और वो खबर है सुप्रिटेंडेंट डयाला जेल ने खुली तौहीन अदालत की है। उनको अहकामात दिए गए थे कि आप इमरान खान की, क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से उनकी मुलाकातें बंद की हैं 2 और जेलों में और अडयाला में, और उन्हें कहा कि आप अगर सिक्योरिटी का मसला है तो फिर ऑनलाइन इमरान खान की मुलाकातें करवाएं। वो भी उन्होंने नहीं करवाई और कहा सहूलत नहीं है। तो फिर उस पर अदालत ने उनसे सवाल और कहा कि ये जेल मैनुअल में इसकी इजाज़त नहीं है। तो अभी चंद दिन ही पहले बाजी मरियम की जो वो कैमरा लाइट्स, कैमरा एक्शन फ़ोटोशूट, टिकटॉकर कुड़ियाँ जिन्हें साड़ियाँ ने जिनके हाथ में पंजाब गवर्नमेंट चढ़ी हुई है, उन्होंने चंद ही दिन पहले एक वीडियो जारी की थी जिसमें बाजी मरियम जो हैं
वो प्रॉपर मुआयना कर रही हैं और बड़े फ़ख्र से बता रही हैं कि अब जेल के अंदर से ऑनलाइन मुलाकात हुआ करेगी। ये आपको याद रहे कि सबसे पहले कराची की सेंट्रल जेल में ये काम बहुत पहले से शुरू हो चुका है कि ऑनलाइन कैदियों की मुलाकात उनके घर वालों से होती है। बाजी मरियम ने भी उसके बाद ये शोशा छोड़ा था और अब अदालत ने पूछा कि आप हमें ये बताना चाह रहे हैं कि जेल मैनुअल में इसकी इजाज़त नहीं, तो फिर आपकी जो चीफ मिनिस्टर हैं वो क्या झूठ बोल रही थी, या जेल मैनुअल मीन उनकी तो वीडियो मौजूद है कि वो मुलाकात करवा रही, तो क्या वो एक गैर कानूनी काम कर रही थी, वो जेल मैनुअल या कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रही थी, और उन्होंने वो मुलाकात लोगों की कैसे करवा दी? कोई जवाब नहीं था अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट के पास। फिर उन्होंने ये कहा कि अगर आप सिक्योरिटी की बात करते हैं तो आप जेल के अंदर इनसिक्योर हैं, लेकिन कल जो परेड होगी इतनी बड़ी, या और बहुत सारी जगहों पर इज्तिमा होंगे, वीआईपीज़ आएंगे, जहाज़ उड़ेंगे, बहुत कुछ और होगा, तो उन लोगों की सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। तो ये इसमें आपकी बददयांती लगती है। और अब उन्होंने दोबारा अहकाम दिए हैं कि मुलाकात करवाएं भी, अरेंजमेंट भी करवाएं, मुलाकात भी करवाएं, और फिर इसकी रिपोर्ट पेश करें। और अगर आपको टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम है तो वो कंप्यूटर, वो इंटरनेट, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो ख़ुद से वॉलंटियर कर रहे हैं अदालत में कि हम प्रोवाइड कर देंगे वो सारा इक्विपमेंट, तो वो करने को तैयार हैं। आप मुलाकात का बंदोबस्त करें। बहरहाल वाज़े तौर पर यहाँ पर बाजी मरियम ने एक दफ़ा फिर फंसा दिया है अपनी पूरी की पूरी जो टीम है, जो पूरी जालसाजी कर रही है, उसमें बाजी मरियम की लाइट कैमरा एक्शन फ़ोटोशूट उसने दोबारा फंसा दिया है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि आपको हमने बताया था डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, उनका जो केस था, हमने आपको बताया था कि बहुत लैंडमार्क केस है, जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार ने उनको 6 महीने की कैद की सज़ा दी थी। उसके साथ साथ एसएसपी और उसके साथ साथ एसएचओ तक वो सज़ाएँ दी थी, जब उन्होंने गैर कानूनी 3 एमपीओ के जो है वो ऑर्डर्स निकाले थे और अदालत के अहकामात की बार बार तहकीर की थी। और आपको मैंने कहा था कि ये लैंडमार्क डिसीजन है, क्योंकि इसमें चौधरी निज़ामुद्दीन का ये जो हरकारा है, डीसी इरफान मेमन, अगर इसको सज़ा हो गई तो आइंदा जो ब्यूरोक्रेट हैं वो 10 दफ़ा सोचेंगे कि ये काम करने के नहीं। लेकिन अब हमने देखा कि चौधरी निज़ामुद्दीन उनको बचाने के लिए सामने आ गए हैं, और अब जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के सामने उनकी अपील लगी। अपील को उन्होंने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए सज़ा को सस्पेंड कर दिया है और अपील को दाखिल दफ्तर कर दिया। अब मैं अभी से आपको प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि इस अपील के ऊपर ना ये कभी अपील लगेगी, ना इस पर कोई फ़ैसला होगा फ़िलहाल, और इसको सर्द खाने में डाल दिया जाएगा कई सालों के लिए, ताकि आप भी भूल जाएं, हम भी भूल जाएं। इरफान मेमन इसी तरह से तरक्कियां करेगा, इसी तरह से ऊपर जाएगा, और इसी तरीके से वो काम करने की कोशिश करेगा चौधरी निज़ामुद्दीन के कहने पर, क्योंकि चौधरी निज़ामुद्दीन ने मैनेज करके बचा दिया उन्हें जो सज़ा जस्टिस बाबर सत्तार ने दी थी। अब आप कहेंगे कि इसका मतलब है कि आप कह रहे थे कि अगर सज़ा दे दी तो ये बहुत बड़ा काम होगा। पहले तो सज़ाएँ भी नहीं होती थी, ये सज़ा हुई, बड़ा काम हुआ है जी। ठीक है, आगे उसके जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत ने एक बंद बांध दिया है, कभी ये बंद भी टूट जाएगा, आप देखेंगे, क्योंकि अब डॉक्यूमेंट हो चुका है ये सब कुछ। कोई बेहतर ज़माना आया तो इस चीज़ का एहतसाब होगा, मुस्बत सिमत में कम अज़ कम सफ़र शुरू हुआ है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने जो हम रखेंगे वो मोहसिन नकवी साहब के बारे में है। मुन्ना मुनीब फ़ारूक कह रहा है कि वो वज़ीर आज़म से भी ज़्यादा ताकतवर हैं। अगर मैं ये कहूं कि इस वक्त वो वज़ीर आज़म से भी ज्यादा ताकतवर हैं, तो आप क्या कहेंगे? तो मुन्ने के लिए मैं एक अंदर की खबर दे देता हूँ। मुन्ने के लिए अंदर की खबर यह है कि मुन्ने के जो बड़े साहब हैं, उन्होंने ये प्लान किया हुआ है कि अगर 2-3 महीने में ये हुकूमत कुछ ना कर सकी, मैक्सिमम 6 महीने में, तो फिर शायद मोहसिन नकवी साहब को कौमी हुकूमत बनाकर उसका सरबराह बना दिया जाए। जी हाँ, ये खबर मैं ही मुन्ने को ज़राए से है, खबर गलत हो सकती है बाद में। जो सिर्फ ज़राए से खबरों में हमेशा आपको बताता हूँ, पाकिस्तान के चंद लफाफों की तरह पक्के मुंह से नहीं बताता कि पक्की बात मुझे पता है। ये पक्की बातें कोई नहीं होती। पावर कॉरिडोर्स के अंदर जो लोग बातें सुनते हैं वो सुन के बाहर सुनाते हैं, कई दफ़ा उसके अंदर अपनी ख्वाहिशात का मंजन भी शामिल कर देते हैं, कई दफ़ा वो उसमें जज्बातियत ऐड कर देते हैं, कई दफ़ा उन्हें सुनने में गलत फहमी होती है, कई दफ़ा वो गलत सुनते हैं, और अक्सर औकात ये ख़बरें फिर बाद में ठीक होती हैं। थोड़ी बहुत अपनी उनके अंदर चेंज आती है, लेकिन ये ठीक होती हैं। और तो ये उसी तरह की, जिस तरह के हमारे जय्यद सहाफ़ियों के ज़राए होते हैं, बिल्कुल उसी तरह की ज़राए से सुनी हुई एक ख़बर आपके सामने दे रहा हूँ, जिसकी हतमी जो कंक्लूसिव उसकी सिचुएशन होगी वो तो जब होगी तो हमें पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास ख़बर ये है, सुनी सुनाई ख़बर ये है कि मोहसिन नकवी को कौमी हुकूमत का सरबराह बनाने का भी एक ख्याल है, एक ऑप्शन है, और शायद उसे इस्तेमाल किया जाए। तो
मुन्ना जो है वो सबको बता रहा है कि जमहूरियत अच्छी चीज़ नहीं होती, सब कुछ बड़े साहब होते हैं, जिसको वो चाहे ताकतवर करें। मतलब वो ये खबर दे रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि ये गलत है, वज़ीर आज़म को ही ताकतवर होना चाहिए, लेकिन फिर वो कैसे कहें, वज़ीर आज़म भी तो फॉर्म 47 पे है। वज़ीर आज़म कौन सा अपनी वोटों से जीत के आया है जो उसके बारे में ये बात कही जा सके। अच्छा जी, मोहसन नकवी साहब के बारे में तो हमने बात कर दी। उसके साथ साथ जावेद चौधरी साहब ने हस्बे तौफीक एक बहुत बड़ा झूठ बोल दिया है। एक मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट कत्ल हुई थी, उनको किसी अफरीदी नाम के बंदे ने कत्ल किया था, मुजाहिद अफरीदी शायद उसका नाम था, नाम मिलता जुलता था। उन्होंने पीटीआई के एक मिनिस्टर के जो पीआरओ थे उनको धर लिया और बग़ैर तहकीक के कह दिया कि वो कातिल हैं। अब उसके ऊपर काफ़ी लेदे हो रही है जावेद चौधरी साहब की। चौधरी साहब ज़रा थोड़ा सा वो, आपने तो खुद वो एक मर्दानी के पता नहीं कौन कौन सी आपने दवाइयाँ बनाई हुई हैं, थोड़ी सी नोश फरमा लिया करें, याददाश्त ज़रा बेहतर हो जाए और थोड़ी सी तहकीक भी हो जाए ख़बर से पहले। अच्छा जी, मेजर ग़ुलाम सरवर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साहिवाल से एमपी हैं, तगड़े आदमी हैं और इनके बेटे का कत्ल हुआ था, शहादत हुई थी अब से चंद महीने पहले। उन्होंने प्रोविंशियल असम्बली के अंदर बयान दिया है कि मेरे बेटे को टारगेट करके कत्ल किया गया है और सीसीटीवी फुटेज भी गायब कर दी गई थी। और किसने गायब की सीसीटीवी फुटेज, आधे घंटे के अंदर अंदर क्यों इनके बेटे को टारगेट करके कत्ल किया गया? उस वक्त कत्ल किया गया जब मेजर रिटायर्ड जो ग़ुलाम सरवर थे वो उस टाइम छुपे हुए थे। मीन के उस टाइम आपको पता रूपोश थे वो भी, जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा था, मेजर ग़ुलाम सरवर साहब के साथ भी वही हो रहा था। और उनके बेटे का ये जो कत्ल है इसकी डेफिनेटली तहकीक होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि ये फुटेज जो है वो किसने छुपाई और कैसे छुपाई। अच्छा जी, ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट किया। ट्वीट ये उन्होंने किया कि आवाम कितना पैसा टैक्स का चोरी करती है। उन्होंने बताया कि बिजनेसमैन इतना चोरी करते हैं, फ़लाँ इतना चोरी करता है, फ़लाँ इतना चोरी करता है, और रिकॉर्ड प्रोवाइड करने की कोशिश की कि इतने लोग जो हैं वो टैक्स चोरी करते हैं पाकिस्तान में, तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा। साथ ही सोशल मीडिया पर लोगों ने पूछा कि भाई साहब आप तो ख़ुद फॉर्म 45 चोरी करके और फॉर्म 47 के तहत आप पहले एमएनए बने अम्मा रेहाना डार का हक खाकर, और अब आप मिनिस्टर बने खड़े हैं, और मिनिस्टर बन के भी आपने क्या तोड़ लिया, क्योंकि आपने क्या तीर मारा। आप मिनिस्टर बन के भी बाजवा साहब से गंदी गालियां खा रहे हैं, और हम अपनी खबर पर बिल्कुल स्टैंड बाई हैं। आपको मज़ीद इसमें इंफॉर्मेशन अगले वीलॉग में देंगे कि ख्वाजा साहब को किस तरह से गंदी गालियां पड़ी और उसके बाद झागे मुंह से कैसे निकली और क्या कुछ हुआ, और अभी तक उस बात की रेमिफिकेशंस नून लीग पर आ रही हैं और मामला चल क्या रहा है। ये पूरी खबर आपको अगले वीलॉग में दूंगा, लेकिन फ़िलहाल यही है कि ख्वाजा आसिफ साहब की फिर धुलाई की है पूरे सोशल मीडिया ने कि आप तो ख़ुद वोट मैंडेट चोर हैं और आप किस तरीके से चोरी की बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल आइंदा किसी चोरी पर बात करते हुए 10 दफ़ा ख्वाजा साहब ज़रूर सोचेंगे कि ये बात करनी है कि नहीं। अच्छा जी, आज का पंजाबी वीलॉग इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें कुछ इंटरनेशनल ख़बरें हैं, कुछ लोकल ख़बरें हैं और कुछ पूरा अरेंजमेंट है जो चौधरी निज़ामुद्दीन ने इस टाइम सजा के रखा है। उसके ऊपर आज का पंजाबी वीलॉग है, उसे भी देखिए। मुझे इस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, अगले वीलॉग में आपके सामने कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ रखेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।